पार्टी के धर्मशाला विधानसभा कार्यकर्ता जो यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उसके साथ यहाँ मंच पे मेरे साथ सीनियर लोग बैठे हैं और जो कई सालों से जिन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जो कि सर्वोत्तम कमेटी होती है किसी भी विधानसभा क्षेत्र की, और जब कांग्रेस की या किसी और पार्टी की बात आए तो जो ब्लॉक होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोत्तम होता है। आज 5 पुराने बल्कि 6 पुराने जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। 7 ब्लॉक प्रेसिडेंट बैठे हैं और ये 7 लोग पिछले 25 वर्षों से तकरीबन जो अलग अलग पदों पे रहे और जिन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को संभाला, मतलब कांग्रेस पार्टी को पूरे ब्लॉक को संभाला, वो सभी लोग यहाँ बैठे। सबसे पहले यहाँ पे सीनियर हम शुरू से देखते रहे, जब हम छोटे थे, भाई दिग्विजय पुरी जी हैं। यहाँ पे उनके बाद सुरेश कुमार जी, पप्पी जी हैं। यहाँ पे राकेश धीमान जी, हमारे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हैं। हमारे बड़े भाई राकेश चौधरी जी यहाँ पे बैठे हैं। राजेश कपूर जी, हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। विनीत धीमान जी, हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। और हरभजन चौधरी जी, हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। ये सभी लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे और तकरीबन पिछले 10 वर्षों में यहाँ के 5 प्रधान चेंज हुए। वो 5 प्रधान, इन 7 में से वो 5 प्रधान बैठे हैं जो पिछले 10-12 वर्षों में जो चेंज हुए। मुझे ये बोलते हुए कहीं ना कहीं आप लोगों के पास ये बात रखते हुए दुख भी महसूस होता है, क्योंकि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को बनाने के लिए, संवारने के लिए, संभालने के लिए वक्त लगता है। पर जिस तरह से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बार बार धर्मशाला में बदले गए और तकरीबन हर 2 साल में धर्मशाला ने एक नया अध्यक्ष मिला धर्मशाला को, और धर्मशाला विधानसभा में इतने सारे अध्यक्ष रहे। और इससे पहले जब दिग्विजय पुरी जी पिछले 10-12 वर्ष से पहले जब अध्यक्ष थे, तो आप कितने साल रहे सर? 10 साल रहे। एक आदमी जो यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष रहा वो कौन से सन से कौन से सन तक रहे? 2000 से 2010 तक। 2000 से 2010 तक। 10 में पीसीसी बन गया था। 2000 से 2010 तक एक ब्लॉक अध्यक्ष धर्मशाला ने देखा, और 2010 के बाद पप्पी जी यहाँ पे अध्यक्ष बने, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक नया नेतृत्व आया, उन्होंने 5 ब्लॉक अध्यक्ष हर 2 साल बाद ब्लॉक अध्यक्षों की फैक्ट्री लगा दी। और आज जो ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पे सारे बैठे हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्योंकि हर इंसान काम करना चाहता था, ब्लॉक को बनाना चाहता था, संवारना चाहता था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना चाहता था। तो ये दर्शाता है कि जो इससे पूर्व में कांग्रेस का नेतृत्व इस असेंबली में कर रहे थे, इससे पूर्व में कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने इतने सारे ब्लॉक अध्यक्ष पिछले कुछ वर्षों में 5 ब्लॉक अध्यक्ष बना के रख दिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये कोई धर्मशाला की बात नहीं है। अगर आप नगरोटा के ऊपर मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जाएं तो कई वर्षों से, पिछले 10-12 वर्षों से जो ब्लॉक अध्यक्ष चले हैं, वही अध्यक्ष आज भी चले हुए हैं। हमारे पिताजी जिनको बनाया, जिन्होंने, वो शारीरिक रूप से हमारे पिताजी जब इस दुनिया से
गए, उसके बाद भी मैंने उन्हीं को ही ब्लॉक अध्यक्ष रखा जो पहले से थे। मैं समझता हूं कि हो सकता है कुछ सालों बाद एक नया ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की जरूरत पड़ती है किसी भी विधानसभा क्षेत्र को। 4-5 साल बाद अगर कोई ब्लॉक अध्यक्ष कहीं आगे बढ़े और नया आए, ये भी समझा जा सकता है। पर 10 सालों में 5 ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएं, ये किसी भी और विधानसभा में नहीं होता है। इसका मतलब आपको विश्वास ही नहीं किसी पे, या दूसरा मतलब ये है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहे, कि आप लोगों के लिए कंफ्यूज रहे और लोग आपके लिए कंफ्यूज रहे। और जब किसी भी जगह कंफ्यूजन होता है और आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, तो विधानसभा सफर करता है। इसके बाद आज ये सारे हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ आज भी जुड़ के बैठे हैं। 2024 तक, फरवरी के महीने 2024 तक विनीत धीमान जी यहाँ पे बैठे हैं। जरा हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा। विनीत धीमान जी यहाँ पे बैठे हैं और 2024 की फरवरी तक भी ये ब्लॉक अध्यक्ष थे और आज भी ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े। जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको चाहे 2-2 सालों बाद, साल बाद, 10 साल में 5 लोग नए बना दिए गए, पर सब के सब कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ के बैठे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे चलते हुए कुछ लाइनें बोली और वो लाइनें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जगह बना के उन कुछ पंक्तियों ने रख ली। मैंने अपने पास संभाल के रख ली और धर्मशाला की जो आज स्थिति है, वो कुछ चंद जो लाइनें हैं वो इसमें बिल्कुल फिट होती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि दिखया दस्तूर जमाने दा, दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। कोई हंसा दा, कोई रोआ दा, कोई इयां ही फंसुआ दा। दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। कोई हंसा दा, कोई रोआ दा, कोई इयां ही फंसुआ दा। और ये पंक्तियां क्यों धर्मशाला पे, मैं धर्मशाला में बैठ के इनको बोल रहा हूं, क्योंकि आज धर्मशाला को दोबारा से झूठी बातों से ठगा जा रहा है। आज वास्तविक स्थिति कांग्रेस सरकार की ये है कि कांग्रेस सरकार के पास 34 एमएलए हैं। कांग्रेस की सरकार बैठी हुई, 6 कांग्रेस के एमएलए टूट के भाजपा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाजपा 6 सीटों पे इलेक्शन लड़वा रही है और भाजपा को 10 एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए। उनके पास 25 एमएलए। भाजपा के पास 25 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 34 एमएलए। भाजपा को 10 एमएलए चाहिए और वो इलेक्शन सिर्फ 6 जगह करा रहे हैं। 3 निर्दलीय जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हमें इलेक्शन करवाना है। अगर ये 6 एमएलए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और 3 निर्दलीय जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन सब के आंकड़े को मिलाया जाए तो 9 होते हैं। ये 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ने को कह रहे हैं और इनको सीटें चाहिए 10। इसका मतलब है कि 9 सीटों पे इलेक्शन होगा और 9 में से 10 सीटें जब आएंगी तब भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये सिर्फ झूठ है। और जहां जाते वहां कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है, बस आने वाली है, थोड़ा सा समय है। भाई कांग्रेस 34 एमएलए खड़े हैं, ये 34 लोग अटूट अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। सरकार 34 लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस को सिर्फ 1 एमएलए चाहिए और कांग्रेस 35 हो जाएगी। 9 लोगों के इलेक्शन होंगे, उनमें से 1 कांग्रेस को चाहिए। 9 लोगों के इलेक्शन होंगे, भाजपा को 10 चाहिए। तो ये है दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। कोई हंसा दा, कोई रोआ दा, कोई इयां ही हंसुआ दा। तो ये असलियत है और ये सच्चाई है।
कि लोगों को ठगा जा रहा है। सरकार के 3.5 साल बकाया है, 3.5 साल के लिए सरकार है। धर्मशाला की उन्नति, तरक्की और धर्मशाला को आगे बढ़ना है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन है। धर्मशाला में कर्मचारियों ने आगे बढ़ना है, वर्ग ने आगे बढ़ना है, व्यापार मंडल ने आगे बढ़ना है, स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ना है। हर इंसान जो धर्मशाला में रहता है उसने आगे बढ़ना है। विकास देखना है, तरक्की देखनी है, धर्मशाला को आगे बढ़ते हुए देखना है। 3.5 साल की सरकार है, क्या धर्मशाला विपक्ष में बैठना चाहेगा? सबसे पहले धर्मशाला विधानसभा को अपने आप से और विधानसभा में रहने वालों को अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्योंकि 3.5 साल की सरकार के साथ क्या धर्मशाला इसके विपक्ष में रहना चाहेगा? क्या चाहेगा कि सरकार कांग्रेस की हो और एमएलए किसी और पार्टी का हो? ये कभी नहीं चाहेगा। धर्मशाला सबसे आगे रहा है, आगे ही बढ़ना चाहेगा। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी जो हमारे लिए सबसे बड़ी है वो धर्मशाला है। हमारे लिए दोनों राजधानियां, चाहे शिमला हो चाहे धर्मशाला हो, दोनों का एक ही महत्व है। शिमला की भी हम इज्जत करते हैं, हमारे प्रदेश की राजधानी है। धर्मशाला राजधानी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है और कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला की राजधानी का दर्जा धर्मशाला को दिया। जब धर्मशाला के अंदर विकास की बात की गई, धर्मशाला के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट की बात की गई, तो मैं ये भी चीज लोगों के दिमाग और लोगों की सच्चाई के साथ लोगों को रूबरू कराना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इसमें भी लोगों को ठगा जाता है। धर्मशाला कोई आज विकसित नहीं हुआ। धर्मशाला कोई एक इंसान या 2 इंसान या 3 इंसान ने इसको नहीं बढ़ाया। धर्मशाला में जितने लोग रहे उन्होंने धर्मशाला के लिए काम किया। धर्मशाला में हमेशा धर्मशाला का अपना महत्व रहा। धर्मशाला कांगड़ा जिले का हेडक्वार्टर है। कांगड़ा जिले का डीसी, एसपी सारे दफ्तर धर्मशाला में है। और धर्मशाला का जो शेर है, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की दूसरी राजधानी है, तो हमेशा धर्मशाला को इसका शेर जब भी सरकार आती है इसको मिलता है। जब स्मार्ट सिटी आई और स्मार्ट सिटी की पहली पेशकश, जब हिमाचल प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी की बात हुई, तो स्मार्ट सिटी 2 राजधानियों को मिली। एक राजधानी थी शिमला और दूसरी राजधानी थी धर्मशाला। शिमला में स्मार्ट सिटी का काम चालू हुआ और धर्मशाला में चालू हुआ। ये राजधानी किसने बनाई थी? जब ये राजधानी बनी थी तो ना तो हमारे पूर्व के विधायक धर्मशाला में थे, ना आरएस बाली एमएलए बना था। हम भी तब स्कूल में पढ़ रहे थे, तब ये राजधानी धर्मशाला बनी थी। और क्योंकि धर्मशाला हिमाचल की दूसरी राजधानी थी, इसलिए धर्मशाला को स्मार्ट सिटी मिली। जब स्मार्ट सिटी धर्मशाला को मिली, 2012 से 17 तक धर्मशाला के अंदर स्मार्ट सिटी का काम पूरी तरह से फुल फोर्स में चला भी और आगे चलना भी चाहिए था। मैं इससे मानता हूं कि चलना भी चाहिए। और स्मार्ट सिटी 2 राजधानियों को जब मिली, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टेट की दोनों राजधानियों को स्मार्ट सिटी दी और सेंटर से लेके आए। आज ये कोई दूसरी बात नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि प्रदेश की 2 राजधानियां, एक शिमला, एक धर्मशाला, एक स्मार्ट सिटी का पार्ट शिमला को, एक स्मार्ट सिटी का पार्ट धर्मशाला को। पर स्मार्ट सिटी का जो काम जिस स्पीड से चलना चाहिए था उस स्पीड से नहीं हुआ। आज भी जो हमारे 2012-17 की स्मार्ट सिटी धर्मशाला को मिली है, आज भी इसका काम वैसे ही चल रहा है। आज 12 साल हो गए हैं और 12 साल में स्मार्ट सिटी जो है वो अपनी रफ्तार में चली है। जब हमारे पूर्व के विधायक, मैं उनका नाम बार बार नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप किसी का नाम लेके आप कोई बुराई करें, और मैं किसी की बुराई करने में यकीन भी नहीं रखता। मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं, जनता देखे, पर असलियत बताना मेरा काम है। ये काम जो था ये अपनी पेस में उसी समय इनको पूरी स्पीड में कराना चाहिए था।
आज तक 2024 तक स्मार्ट सिटी का काम ही चला हुआ है, जो स्मार्ट सिटी 2012-17 के हमारे टेन्योर में मिली है। तो आप खुद आंकलन लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का तोहफा कांग्रेस पार्टी ने दिया, दोनों स्टेट की राजधानियों को दिया। उसका उस समय कई यहाँ पे मेयर रहे, यहाँ पे रजनी जी भी रही, यहाँ पे देवेंद्र जग्गी जी भी रहे, पर किसी को इसका क्रेडिट नहीं मिला। क्रेडिट सिर्फ अपने ऊपर ले लिया गया कि हमने किया। जब भी कोई काम होता है तो एक आदमी नहीं करता, काम कलेक्टिव होता है, हर इंसान कलेक्टिव काम करता है। आप प्रेस में हैं, आप कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई आदमी तार लगा रहा है, कोई आदमी लिख रहा है, कोई आदमी जाके प्रिंट कर रहा है, तब जाके अखबार बन रही है। जब प्रिंटिंग प्रेस से निकल रही है तो अगले दिन एक आदमी डिलीवरी के लिए भी जा रहा है। पर यह कहना कि एक आदमी ने सब कुछ किया, तो आज तक तो स्मार्ट सिटी का काम कब का खत्म हो जाना चाहिए था, आज तक उसका कोई भी चीज नहीं। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो इस इलेक्शन को समझना पड़ेगा। ये इलेक्शन 3.5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार है, उसके साथ लोगों ने सरकार का भागीदार बनना है कि सरकार आपने अपनी ऑपोजिशन में बैठना है। पहले तो ये समझना है कि हमें क्या हमारे यहाँ पे सरकार कांग्रेस की हो और एमएलए जो है वो किसी और पार्टी का हो, तो क्या धर्मशाला का भला हो सकता है, क्या लोगों का भला हो सकता है, इस चीज को समझना है। तो ये इलेक्शन पहले इस सोच का है। दूसरी बात, मेरे लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे सबके लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे कांगड़ा को दी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसके कैंपस डिसाइड किए गए। उसके कैंपस के अंदर एक कैंपस देरा और दूसरा कैंपस धर्मशाला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक लंबा समय बीत गया, बड़े लोग आए, बड़े लोग चले गए, सरकारें बार बार बदली, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार। यहां पे सरकार बोलती रही, दुहाई करती रही कि लाओ, तो वहां पे सरकार ने नहीं दिया। वहां की सरकार और यहां की सरकार का तालमेल नहीं बैठा। पर एक चीज बड़ी पक्की थी कि एक कैंपस धर्मशाला में बनेगा और एक कैंपस देरा में बनेगा। देरा का काम शुरू हो गया, पर धर्मशाला का काम कभी नहीं बढ़ पाया। इसके लिए गुनहगार कौन है? क्या ये 2012 से 17 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई इशू नहीं था? क्या 2012 से 17 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू नहीं करना चाहिए था? यह काम 12 से 17 तक शुरू क्यों नहीं हुआ? इसको किसने रोका था 12 से 17 तक? आज जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इशू की बात करते हैं, क्या 17 से लेके जब ये सरकार द्वारा बनी और पिछली सरकार बीजेपी की थी, तो इन 5 सालों में तो डबल इंजन की सरकार थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी थे और यहां पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो थी, ये पिछले 5 सालों में जब भाजपा की सरकार थी, तब धर्मशाला में क्यों नहीं बनी? सरकार यहां पे दोबारा कांग्रेस की आई और कांग्रेस की सरकार के अंदर आज जब हमारा आचार संहिता लगी, तब तक तकरीबन 14-15 महीने हो गए थे। उन 14-15 महीनों के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कब बात की गई, मैं आपको बताता हूं। ये मैं आपके सामने एक सवाल लेके आया हूं जो पूछा गया 26/2/2024 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का सवाल सुधीर शर्मा जी ने पूछा। 26/2/2024 को, और 26/2/2024 से अगले दिन राज्यसभा का इलेक्शन था, जिसके अंदर यहां पे जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया। इसके 2 सवाल हैं। यहां से कांग्रेस की टिकट पे जीत के गए, कांग्रेस की टिकट पे वोट लिया, कांग्रेस के लोगों ने वोट डाला, जनता ने वोट डाला, हर किसी ने वोट डाला होगा।
मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि जब विधायक जीतता है तो ये जरूर है कि कार्यकर्ता कांग्रेस का काम करता है, पर वोट जनता डालती है और जनता कई बार किसी भी पार्टी की नहीं होती, जनता अपने मन से वोट डालती है। वोट डाला पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने रात दिन एक किया, कांग्रेस की सरकार बनी और आप उसके लिए बतौर एमएलए बने। जब राज्यसभा का वोट हुआ और 27/2/2024 मतलब 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो क्या उस समय उन कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि हम वोट डालने जा रहे हैं और भाजपा को वोट डालेंगे? क्या धर्मशाला की अभूतपूर्व जनता से पूछा गया कि आपने मुझे वोट देके एमएलए बनाया है, क्या मैं बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाल दूं? क्या इनका कर्तव्य जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि ये कार्यकर्ता और यहां की जनता से, धर्मशाला की जनता से पूछें कि हमें आपने एमएलए बनाया है और एमएलए बना के धर्मशाला का विधानसभा में भेजा है, कांग्रेस के हाथ के निशान पे आपने वोट डाला है, आज मैं बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करने जा रहा हूं, क्या मैं ऐसा करूं या ना करूं? अगर ये ऐसा करते तो मैं समझता कि जनता ने फैसला लिया है, पर यह फैसला इनका अपना था। वोट जनता ने दिए, कांग्रेस का एमएलए बनाया, पर जब इन्होंने वोट डाला आगे तो बीजेपी के कैंडिडेट को डाला और वो 27 फरवरी 2024 थी। उससे एक दिन पहले, कितने दिन पहले? एक दिन पहले इनको कहीं ना कहीं, जब इन्होंने सवाल, एक दिन पहले इनका सवाल इन्होंने वहां पे पूछा, जिसके अंदर इन्होंने ये पूछा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज का स्टेटस और वास्तविकता क्या है। क्या ये इनको हर मंच पे, हर जगह पे, इनको पहले दिन से, जब से सरकार बनी थी, जिस दिन से ये एमएलए बने थे, क्या इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय की उस दिन से याद नहीं आई? ये इनको तब याद आई जब ये मंत्री नहीं बने, और मंत्री बनने का जब प्रयास पूरा कर लिया और देख लिया कि मैं मंत्री नहीं बन रहा हूं, तो इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय की याद आ गई। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, ये बड़ा एक संवेदनशील इशू है। ये हमारे कांगड़ा का हक है, धर्मशाला का हक है, और ये हक के लिए जितने संवेदनशील आप हैं उतना ही मैं हूं। मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि एक आम घर से निकले हुए और आम घर में पैदा हुए और एक आम प्रवृत्ति के एक आम इंसान हैं, आज सर्वोत्तम गद्दी पे पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि मेरे भी नेता हैं और हमारी तरह के बहुत से लोगों के, लाखों लोगों के प्रदेश के वो नेता हैं, वो आज दिन तक कभी मंत्री नहीं बने। आज दिन तक उन्होंने कभी भी मंत्री का पद या कोई भी इसका पद उनको नहीं मिला। आज दिन तक वो इतनी बार एमएलए बने, इतनी बार उन्होंने बतौर एमएलए शपथ ली, पर कभी भी उन्होंने मंत्री की कुर्सी पे बैठ के नहीं देखा। वो वेट करते रहे कि कभी मेरा मौका आएगा और मुझे कभी कुछ बनाया जाएगा। अगर एक मुख्यमंत्री जो जिंदगी भर एनएसयूआई से चले, यूथ कांग्रेस पे चले, एक इतना लंबा अरसा तय किया और मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कभी भी जिंदगी में मंत्री बन के नहीं देखा, तो क्या एक एमएलए जो बना के भेजे धर्मशाला से, अगर वो पिछली बार मंत्री थे और इस बार कुछ और लोगों को मौका मिला मंत्री बनने का, क्योंकि ये पिछली बार इनको मौका मिला था, इस बार कुछ और को मिला, क्या इनका संयम रख के, आराम से बैठ के, क्या अपने मौके की इंतजार नहीं की जा सकती थी? इनको इंतजार करनी चाहिए थी कि अगर एक मुख्यमंत्री पूरी जिंदगी लगे रहे और कभी मंत्री नहीं बने और सीधा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो हमेशा खड़े रहे विचारधारा के साथ, सच्चाई के साथ। आज अगर इनको इस बार मौका नहीं मिला, इनको क्या भाजपा के कैंडिडेट को वोट कर देना चाहिए था? जब बजट के ऊपर वोटिंग हुई
और बजट की वोटिंग जब विधानसभा में चल रही थी तो क्या इनको वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था? ये वोटिंग में रहे नहीं, और अगर उस दिन बजट गिर जाता, अगर हमारे 34 पूरे नहीं होते, अगर 34 में से कुछ लोग और निकल जाते तो बजट गिर जाता, और अगर बजट गिर जाता तो सरकार गिर जाती, क्योंकि बजट गिरता है तो सरकार उसी दिन गिर जाती है। क्या ये षड्यंत्र इन्होंने नहीं किया? वो 34 लोग जो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने राज्यसभा में भी अपनी पार्टी को वोट किया और जिन्होंने बजट में भी अपनी पार्टी को वोट किया, वो सबको भी लोगों ने चुन के भेजा था। वो जनता के नुमाइंदे थे जिनको कहीं ना कहीं एहसास था कि हमें हर बात जो है वो जो जनता कहेगी वही बात करनी है। हो सकता है आपका मुद्दा, हो सकता है आपका कभी आप किसी चीज से तारुफ रखते हो ना रखते हो सकता है कभी आप किसी चीज को मानते हो ना मानते हो, और आप अपनी जनता के बीच में जाके उनसे पूछो कि हमें क्या करना है। अगर मैं कोई भी निर्णय लेता हूं या मेरे पिताजी विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने आज तक कोई भी निर्णय जिंदगी में लिया तो उन्होंने हमेशा निर्णय अपनी जनता के बीच में जाके गांधी मैदान नगरोटा से लिया, और मैं भी जीवन में कोई भी निर्णय अपनी जिंदगी में लूंगा, मैं गांधी मैदान में जाऊंगा और जनता से पूछूंगा आप बताइए मैंने क्या करना है जिंदगी में। अगर कभी भी मुझे लगेगा कि मेरे विचार जो हैं वो किसी से नहीं मिल रहे, आप अपने आप लोगों का निर्णय कैसे ले सकते हैं और भाजपा में आप कैसे जा सकते हैं? आपको अपने लोगों से बात करनी होती है। आप अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी से कैसे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, या इलेक्शन आप कैसे किसी पार्टी को वोट कर सकते हैं? राज्यसभा के कैंडिडेट को आप वोट कर सकते हैं, किसी और पार्टी के ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, 26/2/2024 को एक दिन पहले सवाल पूछना, ये मुझे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये कितने संवेदनशील थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कांग्रेस संवेदनशील है। और मैं सारे धर्मशाला की जनता को बताना चाहता हूं कि इसके लिए 30 करोड़ रुपए का वन विभाग ने पहला बजट दिया कि 30 करोड़ रुपए की राशि जमा करानी पड़ेगी। सरकार ने यह कहा कि आप इसको दोबारा से कैलकुलेट कीजिए, और मुख्यमंत्री महोदय पिछली दाढ़ी की रैली में बता के गए कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो तकरीबन 15 करोड़ रुपए आ गई है, और 15 करोड़ रुपया हम जमा कराने वाले हैं। तो इनके चक्कर में मत आइएगा। सरकार कांग्रेस की रहनी है और आप सब सरकार के हिस्सेदार बनिए, और आप लोग अपने विकास को जिस तरह पहले होता था वैसे विकास को करवाएं, ऐसा मेरा मानना है। मेरी आपसे एक और विनती है, यहां पे बहुत से काम हैं जो पुराने पड़े हैं, आप उनको जाके देखिए। 2014 में और 2012-17 के बीच में ओबीसी भवन पासू में बनना शुरू हुआ था। आप में से सभी लोगों ने देखा होगा। आज तक वो जो ओबीसी भवन है वो खंडर की तरह वहां पे खड़ा है, और एक भी वहां पे ईंट उस ओबीसी भवन में नहीं लगी। ये दर्शाता है कि ये कितने संवेदनशील हैं। जो चीज ये बनाना चाहते हैं उसको क्या किया इन्होंने। 2012-17 से लेके आज तक ओबीसी भवन तक ये कंप्लीट नहीं करा पाए। तो इनकी क्या संवेदना है, क्या ये सोचते हैं, ये इनकी संवेदना और इनकी सोच दर्शाता है। यहां पे पीछे जब हमारी 2012-17 की सरकार थी, उस समय एक घटना हुई। गद्दी समुदाय का यहां पे एक ऊपर मैक्लोडगंज के ऊपर यहां पे सभी लोग जमा थे, और सभी लोग जब जमा थे उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। वो लाठी चार्ज किसके सामने हुआ और किसने करवाया, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गद्दी समुदाय को भी इस चीज का पता है। और आज वो दोबारा से गद्दी समुदाय के हतैशी होने की बात करते हैं कि मैं हतैशी हूं। ये वही समाज है जिन्होंने आपको हमेशा इज्जत दी, और यहां पे आपको, चाहे आप बैजनाथ से यहां पहुंचे थे, आपने यहां पे काम करने के लिए आए थे,
आपको सबको अपने सिर पे बिठा के रखना चाहिए था, इज्जत देनी चाहिए थी। आप कहीं से भी आए, आप यहाँ पे आए, काम करने आए, आप अच्छा काम करें, लोग आपको इज्जत देंगे। आप अच्छे संस्कारों के साथ चलें, लोग आपको इज्जत देंगे। पर अगर आप लोगों पे लाठियां बरसाएंगे और समाज को आप पिटवाएंगे, तो मुझे लगता है कि लोग इस बात को दिल में जरूर रखते हैं और उन्होंने जो करना है वही लोगों ने करना है। हर आदमी अपनी मन की बात अपने मन में रखता है। जनता जो है वो सब जानती है और कहीं ना कहीं जनता को सब पता है। आज मेजर दुर्गामल जी, दल बहादुर जी, इनके लिए यहाँ पे बार बार गुहार लगाई गई। यहाँ पे हमारी माता समान कार्की जी बैठी हैं, मेरी माता समान सभी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। यहाँ पे हमारे सारे कार्यकर्ता और सीनियर लोग बैठे हैं। निगम भंडारी जी, हमारे यूथ के अध्यक्ष जो है प्रदेश के, वो भी बैठे हैं। हम अभी यहाँ पे बैठने से पहले ये बात कर रहे थे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो हमारे से इतना बड़ा फरेब धर्मशाला के साथ हुआ, कहीं ना कहीं ये धर्मशाला की जनता समझती है। आपको एमएलए ऐसा चाहिए होता है जिसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहे। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसका गेट आपके लिए हमेशा खुला रहे। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसको रात दिन जाके आप पकड़ पाएं, बात कर पाएं। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपकी बातचीत हो पाए। एमएलए ऐसा होना चाहिए जिसके घर में आप उसके घर तक कभी भी पहुंच पाए और उससे मिल पाए। धर्मशाला की जनता जानती है कि कितना वो इनसे मिल पाए और कितना इनके साथ उनका संपर्क हो पाया। और मुझे लगता है कि जनता ये भी जानती है, मुझे तो कई बार मैं सोचता हूं कि यहाँ पे इनके पास कोई मिस्टर इंडिया वाली घड़ी है। दो तरह के मिस्टर इंडिया होते हैं। एक मिस्टर इंडिया वो होते हैं जो बड़े स्मार्ट जाके फैशन शो में जाते हैं और मिस्टर इंडिया बनते हैं, और दूसरे मिस्टर इंडिया वो होते हैं जो पिक्चर बनी थी अनिल कपूर जी की, एक घड़ी पहन लेते थे और घड़ी का बटन दबाते थे, गायब हो जाते थे। घड़ी का बटन दोबारा दबाते थे, प्रकट हो जाते थे। तो मुझे लगता है अनिल कपूर जी चले गए और अपनी घड़ी इनके पास दे गए। ये घड़ी का बटन दबाते हैं, जैसे ही सरकार बनती है और जैसे एमएलए बनते हैं बटन दब जाता है और बटन दबाते ही गायब। और उसके बाद लोग ढूंढते रहते हैं कि कहां से जाके इनको ढूंढ के लाएं। और उसके बाद जब दोबारा से इलेक्शन आता है तो नई चीज लेके बटन दबाते हैं और दोबारा प्रकट हो जाते हैं। तो अब अनिल कपूर जी की घड़ी तो इनके पास है और मिस्टर इंडिया जो है वो घड़ी देके चले गए पिक्चर के बाद इनके पास। अब लोगों ने देखना है कि भाई आपको ऐसे इंसान को एमएलए बनाना है जो बटन दबाएं और गायब हो जाएं, जिनसे आप कभी संपर्क ना कर पाएं, जिनके घर कभी आप पहुंच ना पाएं, कि आपने ऐसे एमएलए को अपने बीच में लाना है जो आपके बीच में रहे। ये जो एमएलए अभी लड़ रहे हैं ये एक कार्यकर्ता रहे। देखिए, मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, सबके सब। मैं 1.5 महीना तकरीबन हो गया, मैं धर्मशाला पिछले एक महीने से ऊपर हो गया मैं धर्मशाला नहीं आया। मैं क्यों धर्मशाला नहीं आया उसके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि सारी जनता सुन रही होगी, पता होना बहुत जरूरी है। धर्मशाला मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि बहुत से मेरे भाई और बहुत से बड़े भाई और छोटे भाइयों ने, बहुत सी बहनों ने, बहुत से लोगों ने आस रखी थी कि जब इलेक्शन होता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम इलेक्शन लड़े, और सभी के साथ मेरा एक दिल का रिश्ता है। मैं इस पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जिसको भी टिकट मिले एक बार टिकट हो जाए और उसके बाद जो भी जिम्मेवारी मुझे पार्टी देगी वो मैं निभाऊंगा। आज पार्टी ने मुझे इंचार्ज बनाया है इस इलेक्शन का। मैं बतौर कार्यकर्ता यहां पे आया हूं, बतौर इंचार्ज नहीं आया हूं। और ये सभी मेरे भाई, सबसे ज्यादा जरूरी है, ये इलेक्शन तो 3.5 साल बाद आएगा। 3.5 साल बाद दोबारा इलेक्शन आएगा। आप 3.5 साल बाद फैसला दोबारा लेंगे। आप 3.5 साल कांग्रेस के कैंडिडेट देवेंद्र जग्गी जी का काम देखेंगे, काम अच्छा करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। आपके पास दोबारा मौका होगा। पर आज की तारीख में
एक मौका देवेंद्र जग्गी जी को भी देना बनता है, एक मौका उनको भी देना बनता है। आपने सबको मौके दे दिए, एक मौका इनको भी दीजिए, क्योंकि एक मौके में ये भी अपना काम करें। काम अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो जनता अपने आप फैसला लेती है। पर एक मौका इनका भी बनता है और मुझे लगता है कि सरकार के साथ ये 3.5 साल धर्मशाला को आगे बढ़ना चाहिए, विकास करवाना चाहिए और सरकार के साथ भागीदार बनना चाहिए, सरकार के साथ आगे चलना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो। ये सारे हमारे कर्मचारियों को भी पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ओपीएस लेके आई है तो भाजपा जहां पे आई राजस्थान में, वहां आते ही उन्होंने ओपीएस हटा दी। इसलिए कर्मचारियों को पता है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे ही लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्मशाला की जनता को भी एक मौका, एक कार्यकर्ता को देना है। जो भी आदमी अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। दोबारा से मौका 3.5 साल बाद आपको आएगा, पर यह आपने देख लिया किसने आपके साथ छल किया, फरेब किया। आप जिससे मिल नहीं पाए, आप 15 महीने जिनको देख नहीं पाए, आप जिनके पास जा नहीं पाए, आपके साथ जिनके साथ संपर्क नहीं कर पाए, जिनके दरवाजे, जिनका गेट आप कभी क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाए, आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से अगर कोई वो दोबारा बन जाएंगे तो दोबारा वो घड़ी का बटन दबा लेंगे, दोबारा गायब हो जाएंगे और जब दोबारा आना होगा तो प्रकट हो जाएंगे। अब ऐसे आदमी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिन्होंने पार्टी के साथ इतना बड़ा धोखा किया, धर्मशाला की जनता के साथ धोखा किया। यहाँ पे धर्मशाला में क्या क्या हुआ वो आपने देखा। मेजर दुर्गामल जी, दल बहादुर जी के लिए उन्होंने पिछली बार डिमांड की, बार बार इनसे गुहार लगाई कि यहाँ पे उनके नाम पे कुछ बनाया जाए। जब मेरे को उन्होंने बुलाया और बताया कि हम सुधीर जी के पास बहुत बार गए पर उन्होंने इस पे कुछ नहीं किया, हमने इमीडिएटली मैंने इसकी अनाउंसमेंट की और करोड़ों रुपए का जो टेंडर है मैंने टूरिज्म से निकाल दिया। धर्मशाला कन्वेंशन सेंटर के साथ ही इसका टेंडर भी निकल गया और कन्वेंशन सेंटर का ही हिस्सा हमने इस म्यूजियम को भी बनाया और उनके नाम पे हम गोरखा समुदाय के जो एकदम हमारे एक ऐसे लोग रहे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, देश के लिए कुर्बान हुए और कहीं ना कहीं देश का नाम अलग अलग चीजों में अलग अलग लोगों ने रोशन किया। हमारा यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं धर्मशाला में, हमारी कांगड़ा बेल्ट में बहुत से फौजी रहते हैं और फौजियों ने भी अपने देश के लिए जान दी है। ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं क्या हुआ देश के अंदर। चाहे काला धन लाने की बात की गई थी, 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में डलवाने की बात की गई थी, लोगों को 2022 तक सभी कच्चे घर पक्के हो जाएंगे ये कहा गया था, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा ये कहा गया था, 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष नौकरी पे लगेंगे ये कहा गया था। इसका मतलब पिछले 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी पे लगना था। इसका मतलब पूरे देश में एक भी बेरोजगार नहीं बचना था। ऐसी ऐसी बातें कही गई थी। कहा गया था कि हर किसी को इज्जतमान होगा, फौजियों को इज्जतमान होगा। इन्होंने हमारे फौजी भी कहीं ना कहीं 4 साल के अग्निवीर बना दिए। आज जनता इनको जवाब देना चाह रही है। इन्होंने महंगाई कहां पहुंचा दी, इन्होंने आज हिंदुस्तान की हालत जो की है कहीं ना कहीं जनता इसको समझती है। मैं उस बात के तरफ भी आप लोगों का आकर्षण दिमाग लेना चाहूंगा क्योंकि आज आनंद शर्मा जी एक मजबूत चेहरा कांगड़ा को मिले हैं, जो कई बार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जिन्होंने कई बार रिप्रेजेंट किया है हमारे राज्यसभा में अलग अलग जगह में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, और जिन्होंने चलाया चाहे विदेश मंत्रालय हो, कपड़ा मंत्रालय हो, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो। तो आनंद शर्मा जी को भी पूरा सहयोग दें क्योंकि हमें एक मजबूत नेतृत्व चाहिए कांगड़ा से जो दिल्ली में जाए और कांगड़ा लोकसभा का नाम पूरे देश में रोशन करे और जो सरकार का भागीदार और हिस्सेदार बने। मेरा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा मैंने बात की ताकि मैं आपको हर चीज के बारे में बताऊं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आपने जो सवाल पूछने हैं आप कृपा करके पूछें। धर्मशाला से आजाद प्रत्याशी हैं राकेश चौधरी, उनको कन्विंस करने में क्यों विफल हो गई कांग्रेस? आप 2 चीजें समझिए।